हेलो गाइस, माई सेल्फ समीर कुमार एंड आई एम अ 5th ईयर मेडिकल स्टूडेंट। और गाइस, आज हम बात करने वाले हैं वास्कुलाइटिस के बारे में। वास्कुलाइटिस का मतलब होता है वेसल्स की इन्फ्लामेशन। तो ये वेसल की इन्फ्लामेशन यानी कि ये वास्कुलाइटिस होती क्यों है। गाइस, ये समझने के लिए हमको एक क्लासिफिकेशन समझना होगा। क्लासिफिकेशन वास्कुलाइटिस का ये हमको समझना होगा, क्योंकि क्लासिफिकेशन कॉज के हिसाब से होता है। तो इस क्लासिफिकेशन से हमको ये पता चल जाएगा कि वास्कुलाइटिस आखिर होती क्यों है, क्या कॉज है इसके। तो क्लासिफिकेशन दो तरीके की होती है, या वास्कुलाइटिस दो तरीके से हो सकती है, या ये दो वास्कुलाइटिस के टाइप है। तो एक टाइप होता है इन्फेक्टिव वास्कुलाइटिस, इन्फेक्टिव मैं वी लिख रहा हूँ वास्कुलाइटिस, और दूसरा टाइप होता है नॉन इन्फेक्टिव वास्कुलाइटिस, नॉन इन्फेक्टिव वास्कुलाइटिस। तो इन्फेक्टिव वास्कुलाइटिस नाम से ही है कि ये किसी इन्फेक्शन की वजह से होता होगा, इन्फेक्शन। नॉन इन्फेक्टिव ये किसकी वजह से होता है, तो नॉन इन्फेक्टिव जो होता है इसका इम्यूनोलॉजिकल ओरिजिन होता है, इम्यूनोलॉजिकल ओरिजिन, तो इम्यूनोलॉजिकल ओरिजिन इसका होता है। अगर हम बात करें इन्फेक्टिव वास्कुलाइटिस के बारे में, आज के लेक्चर में हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो इन्फेक्टिव वास्कुलाइटिस इन्फेक्शन की वजह से होता है, और इसमें यूजुअली 3 से 4 वास्कुलाइटिस आती हैं, लेकिन जिसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं वो है सिफिलिटिक आर्थराइटिस, सिफिलिटिक आर्थराइटिस, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। नॉन इन्फेक्शियस में कौन से वास्कुलाइटिस आते हैं, तो नॉन इन्फेक्शियस में जो आपकी वास्कुलाइटिस आती है इसका जो कनेक्शन है वो इम्यूनोलॉजिकल है, और इसमें जो वास्कुलाइटिस आती है उसमें आती है पैन पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा, उसके अलावा आपकी आती है हाइपर सेंसिटिविटी वास्कुलाइटिस, उसके अलावा आपकी आती है वेजनर्स ग्रेनुलोमेटोसिस, ये ग्रेनुलोमेटस कंडीशन है, उसके अलावा टाकायासु आर्थराइटिस, उसके अलावा आपकी टेम्पोरल आर्थराइटिस जिसको जाइंट सेल आर्थराइटिस भी बोला जाता है, उसके अलावा आपकी कावासाकी वास्कुलाइटिस या फिर कावासाकी डिजीज़। ये कावासाकी डिजीज़ जो है ये एक तरीके की पेन ही होती है, लेकिन ये पेन जो है ये यूजुअली एडल्ट में होने वाली डिजीज़ है, जबकि जो कावासाकी है ये इन्फेंट्स में होती है प्लस चाइल्ड्स में होती है। ठीक है, तो कावासाकी डिजीज़ बच्चों का पेन आप इसको कह सकते हो, कावासाकी डिजीज़ को इन सिंपल। तो गाइस, वापस आते हैं अपने इन्फेक्टिव वास्कुलाइटिस में। आज हम बात करेंगे सिफिलिटिक आर्थराइटिस के बारे में। गाइस, सिफिलिटिक आर्थराइटिस के बारे में बात करें इससे पहले हमको सिफिलिस के बारे में थोड़ा बहुत समझना होगा। ये सिफिलिस एक तरीके की सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, आप सबको पता है। सिफिलिस जो होती है ये टी पैलिडम बैक्टीरिया से होती है, टी पैलिडम बैक्टीरिया से, ट्रेपोनोमा पैलिडम से। और सिफिलिस के 3 स्टेज होते हैं। कौन कौन से स्टेज? पहला स्टेज जिसको प्राइमरी स्टेज भी बोलते हैं, सेकेंडरी स्टेज और टर्सरी स्टेज। तो प्राइमरी स्टेज में एक छाला जैसा बनता है आपके जेनेटल्स पे, जिसको शांकर बोला जाता है, और ये अपने आप हील हो जाता है विदाउट, इसमें कोई सिम्टम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। यूजुअली ये पेनलेस होता है, एक तरीके का पेनलेस अल्सर होता है ये, जो जेनेटल्स पे होता है, और ये अपने आप हील हो जाता है। अगर हम बात करें सेकेंडरी सिफिलिस की, तो सेकेंडरी सिफिलिस में आपको म्यूकोक्यूटेनियस रैशेस देखने को मिलते हैं, रैशेस। उसके अलावा आपको स्किन पे भी कुछ रैश देखने को मिल सकते हैं, लेकिन वो यूजुअली टर्सरी में म्यूकोक्यूटेनियस रैशेस देखने को मिलते हैं। उसके अलावा प्लस लिम्फेडेनोपैथी, किस तरीके की लिम्फेडेनोपैथी? जनरलाइज्ड लिम्फेडेनोपैथी आपको देखने को मिलती है। टर्सरी सिफिलिस में गुम्मा फॉर्म होता है। गाइस, ये गुम्मा क्या होता है? गुम्मा एक तरीके का ग्रेन्युलोमा है जो सिफिलिस में बनता है। आपको पता है ना कि इन्फ्लामेशन में बहुत सारे इन्फ्लामेशन के टाइप होते हैं, तो उसमें भी क्रॉनिक इन्फ्लामेशन में एक ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लामेशन होती है। तो सिफिलिस में भी लास्ट में ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लामेशन होती है जिसमें गुम्मा फॉर्म होता है। ये एक तरीके का ग्रेन्युलोमा है जिसको सिफिलिस में गुम्मा बोला जाता है। तो हम बात कर रहे थे सिफिलिटिक आर्थराइटिस के बारे में। हमने सिफिलिस का एक छोटा सा ओवरव्यू ले लिया है। अब सिफिलिटिक आर्थराइटिस के बारे में बात करते हैं। गाइस, जब सिफिलिस हो जाता है तो उसके बाद ये सिफिलिटिक आर्थराइटिस कौन सी स्टेज में होता है? क्या ये प्राइमरी में होता है, क्या ये सेकेंडरी में होता है, क्या ये टर्सरी में होता है? ये टर्सरी स्टेज में होता है। कौन सी स्टेज में? टर्सरी स्टेज में।
कौन सी वेसल्स इसमें इन्वॉल्व होती हैं? यूजुअली इसमें स्मॉल टू मीडियम साइज़ की आर्टरी इन्वॉल्व रहती हैं, लेकिन हमने पहले ये जानना चाहिए कि कौन कौन सी लोकेशन पे ये होता है सिफिलिटिक आर्थराइटिस, कौन कौन सी मेजर आर्टरी इसमें इन्वॉल्व रहती हैं। तो आपको 2 बातें याद रखनी है। हम बोलते हैं ना दिल और दिमाग, तो आपको पहले तो अपना हार्ट याद रखना है, दूसरा आपको याद रखना है ब्रेन। हार्ट में कौन सी आर्टरी इन्वॉल्व रहेंगी? हार्ट में यूजुअली आपकी आयोटा या आर्क ऑफ आयोटा, आर्च ऑफ आयोटा, ये इन्वॉल्व रहता है। ब्रेन में आपकी सेरेब्रल आर्टरी, सेरेब्रल आर्टरीज ये इन्वॉल्व रहती हैं। तो होता क्या है इसमें? अगर हम आयोटा के बारे में बात करें, आपको पता है नॉर्मल आयोटा उसकी एक ब्रांच होती है जो ऊपर की तरफ जाती है, जो आर्क ऑफ आयोटा बनाएगी बाद में। आयोटा का ही पार्ट है आर्क ऑफ आयोटा, जहाँ से फिर सिस्टमिक ब्रांचेस निकलती हैं। तो ये तो एक नॉर्मल आयोटा है, नॉर्मल है। लेकिन जिस बंदे को सिफिलिस हुआ है उसका आयोटा, टर्सरी स्टेज की बात कर रहा हूँ मैं, अगर यहाँ हार्ट तक पहुँचा तो उसका आयोटा में आपको बलूनिंग दिखती है, बलूनिंग। ये देखो, इसका आयोटा और इस आयोटा में फ़र्क है, ये थोड़ा डायलेट है। उसके अलावा आपको यहाँ इंटिमा में ट्री बार्क अपीयरेंस देखने को मिलता है माइक्रोस्कोप में, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा कि ये आयोटा की जो वॉल है ये थोड़ा थिक हो गई इस कंडीशन में। अगर हम बात करें ब्रेन के बारे में, तो ब्रेन में यूजुअली ये मिडल और स्मॉल जो आपकी आर्टरीज़ हैं, सेरेब्रल आर्टरी, उसको इन्वॉल्व करता है। और ब्रेन में आपकी जो आर्टरी है, मान लो मैंने एक ब्रेन की आर्टरी ड्रॉ की यहाँ पे, इसका जो मीडिया वाला पार्ट है, मीडिया वाले पार्ट में स्मूथ मसल्स लगी होती हैं। आपको पता होगा, अगर आपने वेसल की एनाटॉमी पढ़ी होगी तो वेसल में 3 लेयर होती हैं। एक होती है सबसे बाहर वाली ट्यूनिका एडवेंटिशिया, अंदर वाली होती है आपकी ट्यूनिका मीडिया, और सबसे अंदर होती है ट्यूनिका इंटिमा। तो आपकी ट्यूनिका इंटिमा जो है और आपकी जो ट्यूनिका मीडिया है, ट्यूनिका मीडिया मिडिल लेयर है, तो यहाँ पे स्मूथ मसल्स लगी होती हैं। ये स्मूथ मसल्स जो हैं ये रिप्लेस हो जाती हैं किससे? फाइबर से। मतलब यहाँ पे क्या हुई है? यहाँ पे हुई है फाइब्रोसिस, फाइब्रोसिस। अब आप खुद ही सोचिए, आपकी एक वेसल है जो अच्छी थी, एकदम इलास्टिसिटी थी उसमें, अब वहाँ पे फाइबर आ जाएगा, फाइबर जमा होने लगेगा उसमें, तो ब्लड फ्लो में क्या फ़र्क पड़ेगा? ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़? ऑब्वियसली डिक्रीज़ हो जाएगा। तो ब्लड फ्लो जब डिक्रीज़ हो जाता है तो ब्रेन को भी ब्लड क्या मिलेगा आपको? आपके ब्रेन को ब्लड कम मिलेगा। तो ब्रेन को ब्लड कम मिलेगा तो उससे क्या होगा? ब्रेन भी आपका छोटा हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं इस्केमिक एट्रोफी ऑफ ब्रेन, इस्केमिक एट्रोफी। ब्रेन में आपके इस्केमिक एट्रोफी हो जाएगी। तो ये था आज का लेक्चर सिफिलिस के बारे में, सिफिलिटिक आर्थराइटिस के बारे में। कल हम बात करेंगे नॉन इन्फेक्टिव आर्थराइटिस के बारे में, जिसमें हम इन सब के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।